कुछ लोग आगे आना चाह रहे हैं, आ जाएं आगे। ऐसे ही बाद में मैं क्वेश्चन करूँगा तो आपके ह्यूमर होंगे, मेरा फेस नज़र आता रहे तो आप खुश रहते हैं, इंजॉय करते हैं। बस एक बंदा पीछे भी रहेगा तो कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। 3 में से 2 आगे आ जाएंगे तो काम हो जाएगा। जी ये लिंक है हमारे पास iconifyer.net। यहां से आप लोगों ने एप्पल का आइकॉन का कोड जनरेट करना है, ठीक है। अगर हम यहां पर आए, ये कोड देख लें जरा। ये भी एक स्टूडेंट से हम डिस्कस कर रहे थे, आप लोग भी देख लें ये किस लिए कोड यूज करते हैं। हम देखें, जब आपने ईमेल का बटन बनाना होता है, डायरेक्ट ईमेल का बटन कि मेल हो जाए, ठीक है। ईमेल का बटन एक तो एज रेस्ट आप बनाते हो ना, लिंक्स बना रहे होते हैं, वो तो दूसरी तरह के लिंक्स हैं। अगर आपने अपनी वेबसाइट के ऊपर ईमेल का बटन बनाना है, जैसे हम लोग आप लोगों ने जो प्रोजेक्ट किया हुआ है, सो उसके अंदर जब आप मोबाइल पर जाते हो तो नीचे 2 लिंक्स बने हुए आ रहे होते हैं। एक पे लिखा होता है कॉल नाउ और एक पे लिखा होता है ईमेल नाउ। सो जो ईमेल का बटन बना हुआ है वो बनाने का ये तरीका होता है, ये कोड आपने लिखना है उसके लिए, ठीक है। क्या कोड है, जूम कर दो। अगर मैं जूम करूंगा ना तो बताऊं क्या होना है, रिकॉर्डिंग ने बंद हो जाना है, गारंटी नहीं है रिकॉर्डिंग की, चले ठीक है। वैसे कोशिश कर लेते हैं, ये वाला जूम करके देख लेते हैं। हाँ, तो मैग्नीफायर यूज़ करो ना तो गारंटी से बंद हो जाती है रिकॉर्डिंग जो है जी। ये आप लोगों ने यूज़ करना है, यानी मेल टू। बेसिकली इंपॉर्टेंट बात की आज किस चीज़ की हो रही है, यानी मेल ईमेल करनी है तो एचआरएफ के अंदर आपने क्या कीवर्ड क्या यूज़ करना है, मेल टू। और उसके बाद आगे आपने ईमेल दे देनी है। और ये आम तौर पर हम इस्तेमाल करते हैं सर्वर बेस्ड ईमेल एड्रेसेस के लिए। अब मैं जो यूज़ कर रहा हूँ ना टर्म, सर्वर बेस्ड ईमेल एड्रेसेस, ये कौन से होते हैं, जो आपकी डोमेन के ऊपर आपके ईमेल अकाउंट्स बनते हैं, ये उनके लिए होते हैं, ठीक है। ये ईमेल अकाउंट कैसे बनते हैं, चलिए ये भी छोटा सा एक इस सीन को भी देख लेते हैं आज। हाँ, ये देखिए मैं आ गया हूँ सी पैनल में, यानी इसका क्या मतलब होगा, ये कहाँ से बनते हैं, सी पैनल से बनते हैं। अगर आपके पास अनलिमिटेड स्पेस हो तो इसका मतलब है कि आप ईमेल अकाउंट्स बना सकते हैं। लेकिन सम टाइम ऐसा होता है कि सर्विस प्रोवाइडर्स जो होते हैं उन्होंने एक सेटिंग की होती है, स्पेस तो आपको अनलिमिटेड दी होती है, लेकिन ईमेल के लिए उन्होंने हिडन एक रिस्ट्रिक्शन रखी होती है, जो कि आपको बाद में पता लगती है। जब आप ईमेल को क्रॉस करते हो ना तो तब पता, जीबीज में ना उसने कुछ रखी होती है कि बहुत ही ज़्यादा ईमेल इस्तेमाल ना हो, तो उन्होंने कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शन रखी होती है। अदरवाइज हम यहाँ पर अनलिमिटेड ईमेल्स बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं जरा ये देखिएगा, सी पैनल में आ जाए तो सबसे ऊपर ही ईमेल अकाउंट्स आ रहा है आपके पास, है ना। सो यहाँ से हम ईमेल अकाउंट्स पे क्लिक करते हैं। ये तो ऐसे बीच में बात आ गई है तो मैंने कहा बता देता हूँ। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि आपका नेट नहीं चल रहा, या आप सर्वर से जो कनेक्ट हुए थे, ठीक है, आप डिसकनेक्ट हो गए। क्योंकि ये जो सर्वर साइट होती है ये बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी इसके ऊपर अप्लाई हुई होती है। इवन आप कुछ देर के लिए अपनी ये वाला लॉगिन यूज़ नहीं करेंगे तो वो खुद ही उसको लॉग आउट कर देता है और फिर आपको दोबारा से लॉगिन होना पड़ता है, ठीक है, ताकि हैकिंग ना हो सके। मेरा ख्याल है डीसी किचन वाले हम यूज़ कर रहे थे। चल वापस आ गए। ये देखिए ऑलरेडी ईमेल्स बने हुए हैं इसमें कितने सारे। और इनके आगे देखें ये स्पेस भी लिखी हुई है, कुछ को मोस्टली को अनरिस्ट्रिक्टेड रखा हुआ है इन्होंने। और यहाँ पर वो क्या कहने लगा हुआ है, यहाँ पर 2 GB रखी हुई है हमने स्पेस, तो वो बता रहा है जनाब के 1.51 GB इस्तेमाल हो गई है। तो इसका तरीका ये होता है कि बेसिकली हम एक काम और भी कर सकते हैं कि अपनी ईमेल्स को भी रीट्रैक कर सकते हैं। सर्वर के जो ईमेल एड्रेस हैं, अगर आपने डेडिकेटेड ईमेल एड्रेस ना लिए हो तो ये इनकी कोई गारंटी नहीं होती है कि ये 24 आवर्स चल रहे होते हैं या 7 डेज अ वीक चल रहे हो। ये किसी भी टाइम पर इनके सर्वर की ईमेल पे अगर कोई इशू आए तो आपका ईमेल कोई बंदा आपको भेज रहा होगा तो वो भी नहीं मिल रही होगी। लेकिन अगर आपने डेडिकेटेड ईमेल्स ली हो, जैसे हम जब डोमेन परचेज करते हैं तो वो आपसे कहता है कि भाई ईमेल भी बाय कर लो अपना, तो वो डेडिकेटेड ईमेल सर्वर्स होते हैं जो सिर्फ ईमेल्स के लिए इस्तेमाल हो रहे होते हैं। तो वहाँ से अगर आप ईमेल लेते हो तो उसकी गारंटी होती है।
सो इसलिए हम क्लाइंट्स को ये रिकमेंड करते हैं कि आप अपने इस ईमेल को रीडायरेक्ट भी करवा लें किसी जीमेल के ऊपर, यानी हम अपने इस ईमेल को जीमेल के ऊपर भी रीडायरेक्ट कर सकते हैं। उसका क्या फ़ायदा होगा? उसका फ़ायदा ये होगा कि info01dckitchen.org पर जो भी मेल आएगी वो मेरे जीमेल पर ऑटोमेटिक साथ साथ आती रहेगी। ठीक है, आप अपनी जीमेल्स को भी रीडायरेक्ट कर सकते हैं। पता है इस बात का है कि नहीं? इसको देखना है आप लोगों ने। आप अपने जीमेल अकाउंट्स को भी रीडायरेक्ट कर सकते हैं। मसलन आपके पास 2 ईमेल एड्रेसेस हैं जीमेल के, सो आपको है कि मैं एक ईमेल एड्रेस फ्रीक्वेंटली खोलता हूँ, दूसरा इतना फ्रीक्वेंटली नहीं यूज़ करता, तो आप उस ईमेल को भी रीडायरेक्ट कर सकते हैं अपने उस ईमेल के ऊपर, यानी जीमेल टू जीमेल भी रीडायरेक्ट हो सकता है। ये वाली सेटिंग कहाँ से होगी? ये जीमेल से होगी जाके। अब जो सेटिंग हम कर रहे हैं कि सर्वर की ईमेल को रीडायरेक्ट करना है तो वो यहाँ से हो सकती है। ठीक है, लेकिन यहाँ से अभी हम पहले देख रहे हैं बनाना कैसे है ईमेल। सो ये क्रिएट का बटन आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, ईमेल के अंदर क्रिएट का बटन बना हुआ है, तो यहाँ से हम ईमेल बनाते हैं। आगे इस जगह पर, और बेसिकली हम जो यहाँ पर ईमेल्स बना रहे होते हैं तो हम रेकमेंड करते हैं कि डिपार्टमेंट वाइज ईमेल्स बनाएं। ठीक है, पर्सनल ईमेल्स नहीं बनाते। मिसाल के तौर पर एक परचेजर इन्होंने रखा हुआ है, ठीक है ना, जिसका नाम खान है, तो अगर हम ये कहें कि खान@DC Kitchen और कल को खान साहब छोड़कर चले जाएं तो उन्हीं का ही चलता रहेगा ना। तो इससे ज़्यादा अच्छी बात होगी कि हम क्या बनाएंगे, परचेजर के नाम से बना लें जीमेल उनका ईमेल अकाउंट। सो हम रिकमेंड कर रहे होते हैं डिपार्टमेंट वाइज, यहाँ हेडिंग उनके जो होते हैं ना डेजिग, उसके हिसाब से हम लोग ईमेल बना लें ताकि ईमेल अकाउंट्स बंदे के पास है और ये सारा इनके पास ही है। अलबत्ता जीमेल में अगर कोई अपॉइंटमेंट नहीं होती है तो अगर कंपनी वाले कहें हाँ जी आपके पास कोई जीमेल अकाउंट है तो उसी को यूज़ कर लें, तो वो तो फिर पर्सनल ऑनरशिप में जाएगा, तो बंदा जाएगा तो ईमेल एड्रेस भी साथ चला जाएगा। तो जब कोई बंदा अपॉइंट हो तो उसको अलग से कंपनी को ईमेल बनाकर देने चाहिए। ठीक है, और ये वाले ईमेल ज़्यादा सिक्योर होते हैं। इसका ये फ़ायदा होता है कि क्या एक्टिविटी हो रही है, परचेजर क्या कर रहा है, 10-15 लोगों के लिए तो नहीं काम करने लगा हुआ। ठीक है, सो यहाँ से आपको ईमेल से आपको पता लग जाता है। अगर आपने सर्वर के ईमेल बनाए हो तो टोटल कंट्रोल कंपनी के पास होता है। सो अगर कोई आपकी कंप्लेंट्स हो, ठीक है, तो वो भी यहाँ से आपको पता लग सकती है कि बंदा मॉनिटर करने लगा हुआ है कि ईमेल्स यहाँ पर भी रीड हो रही है, मतलब ईमेल वो भी रीड कर रहा है और ईमेल यहाँ पर भी रीड हो रही है। यहाँ से डायरेक्टली एक बंदा ऊपर बैठा हुआ है, एडमिनिस्ट्रेटर बैठा हुआ है, वो ये देख रहा है कि परचेजर को कौन कौन सी ईमेल आने लगी हुई है। ठीक है, या सेल्स का बंदा जो है उसको कौन कौन सी ईमेल आ रही हैं। अदरवाइज वो जीमेल अकाउंट लेगा ना सबका, जीमेल अकाउंट लोग वैसे ही नहीं देंगे कि जी मेरा पर्सनल अकाउंट है, ये मैंने नहीं देना। ठीक है, हाँ जी, चलें जी इधर आगे हम लोग लिख लेते हैं जी, मैंने लिख दिया परचेजर। उसके बाद क्या कह रहा है, पासवर्ड बनाएं इसका पासवर्ड जो होता है वो कॉम्प्लेक्स पासवर्ड होता है। कॉम्प्लेक्स पासवर्ड का क्या मतलब होता है कि आपके पासवर्ड के अंदर एक कैपिटल लेटर होना चाहिए, ठीक है, उसमें न्यूमेरिक नंबर्स भी होने चाहिए और उसमें सिंबल्स भी होने चाहिए। ठीक है, सो सबसे ज़्यादा सिक्योर पासवर्ड होता है वो जनरेट कर लेते हैं हम, तो वो ज़्यादा सिक्योर हो जाता है। ये देखें, सिस्टम रिक्वायरमेंट्स ऑफ 100 कहता है द पासवर्ड हैज स्ट्रेंथ ऑफ 100% स्ट्रेंथ है इसकी, यानी जो वो रिकमेंड कर रहा है। सो इसको हम किसी और जगह पर पासवर्ड को फिर सेव कर लेते हैं। सो यहाँ से अगर हम पासवर्ड जनरेट कर लेंगे तो वो ज़्यादा अच्छी बात है। फिलहाल हम यहाँ पर आ जाते हैं, ये पासवर्ड इधर आ गया हमारे पास, मैंने रख लिया यहाँ पर। किसकी ऑप्शन? यहीं से आकर चेंज होगा, फिर सर्वर से आकर चेंज होगा जी। ठीक है, मैं कह सर्वर जो मैनेज कर रहा होगा ना आईटी का बंदा, उसी को ही बताएंगे कि जनाब मेरा पासवर्ड नहीं काम कर रहा। ठीक है, सो वो फिर इस पासवर्ड को दोबारा से रीसेट कर देगा। अदरवाइज अगर आपका अकाउंट खुल रहा है फिर तो आप ही चेंज कर सकते हो ना, लेकिन अगर अकाउंट नहीं खुल रहा तो फिर आप इधर से करवाएंगे। सुने जाके, ठीक हो गया, समझ आ गई सबको? पासवर्ड भी हमने जनरेट कर लिया और ये क्या लिखा हुआ है जी, क्रिएट। बस इस तरीके से करके हम लोग ईमेल बना सकते हैं। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर लिस्ट में भी ईमेल आ गया होगा। ऑलरेडी बहुत सारे ईमेल्स बनाए हुए हैं इन लोगों ने।
हमने क्या नाम रखा था? परचेजर। परचेजर रखा था ना? बहुत सारे पेजेस है ना, बहुत सारे ईमेल्स बने हुए हैं। ठीक है, ये बन गया हमारा ईमेल एड्रेस परचेजर के नाम से। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? ये यहीं से ही सब कुछ हो जाएगा, लेकिन ये वाला एक्सेस सब लोगों के पास तो नहीं होगा ना। मतलब ये वाला एक्सेस जो है आपने परचेजर को तो नहीं दिया होगा कि परचेजर भी यहाँ से आकर ईमेल चेक करेगा। ठीक है, सो वो अभी देखते हैं कि लोगों ने अपनी ईमेल कैसे चेक करनी है। एक पे लिखा हुआ है चेक मेल, एक पे लिखा हुआ है मैनेज, और एक पे लिखा हुआ है कनेक्ट डिवाइस। मैनेज पे जाएं जरा। हाँ जी, ये क्या लिखा हुआ है? अलोकेटेड स्टोरेज स्पेस। तो यहाँ से आप उसको डिफाइन कर देंगे कि किस लेवल का वो बंदा है, उसको आपको कितनी स्पेस देनी चाहिए ईमेल के लिए। तो यहाँ से हम उसको बता देंगे कि भाई उसके पास 100 MB की स्पेस हो, 500 MB की स्पेस हो, कि 1 GB की स्पेस हो, जो भी आपने उसको स्पेस देनी हो आप उसे यहाँ से कर सकते हैं। और करने के बाद आपने इसको यहाँ से कर देना। और अगर आपको लेटर ऑन कभी लगे कि यार ये ठीक नहीं है, इसको यूज़ नहीं करना आप अपने फ्यूचर में, तो आप इस ईमेल अकाउंट को यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं। ठीक है, सो जी यहाँ से हमने इसको अपडेट कर दिया। अब ये चेक कैसे होगी? ठीक है, इसके कुछ तरीके हैं, जो कुछ तरीके जैसे इसको मोबाइल पे कैसे सेट करेंगे हम लेटर ऑन देखेंगे। इसको हम लोग ईमेल क्लाइंट में कैसे सेट करेंगे। ईमेल क्लाइंट सॉफ्टवेयर इसको बोलते हैं, आउटलुक एक्सप्रेस और इस तरह के और बहुत सारे। मोजिला का भी होता है, जो सबसे इजी टू यूज होता है ना, वो मोजिला का है, वो बहुत सिंपल सा होता है। ठीक है, ये मैं ज़्यादा एक लेक्चर आपको दूंगा कि वहाँ से कैसे कॉन्फ़िगर करना है। अभी आपने जिसको ये देना होगा वो कैसे खोलेगा जी? वो लिखेगा dckitchen.org। dckitchen.org और वेब मेल लिखा है मैंने। ठीक है, वेब मेल इकट्ठा एक वर्ड लिखते हैं, वेब मेल। और इसकी जो कोड होती है वो होती है 2096। यानी वेब मेल ना लिखें तो आप dckitchen.org/2096 भी लिख सकते हैं, यानी कि 2096 भी लिख सकते हैं। और ये इस कोड के थ्रू भी आप अपनी ईमेल को चेक कर सकते हो। यानी जिस बंदे ने करना होगा वो चाहे मोबाइल यूज कर रहा है चाहे वो डेस्कटॉप यूज कर रहा है, तो वो लिखेगा dckitchen.org/webmail या फिर /2096। ठीक है, यहाँ पर आ गया जी। अब हमारे पास हमने क्या नाम रखा था? ये तो बीच में ईमेल की बात आई थी तो मैं आपको ये भी बता देता हूँ, परचेजर था ना। और यहाँ पर हमने पासवर्ड सेव कर लिया था, इसीलिए किया था कि हमें अब ईमेल खुल गई है। ठीक है, अब यहाँ से आपने ईमेल भेजनी है, ईमेल रिसीव करनी है, जो भी काम करना है। ठीक है, लेकिन मैंने आपको बताया था कि अगर हम डेडिकेटेड यूज़ करें, इनके बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो उन्होंने दिए होते हैं आपको ईमेल चेक करने के लिए। ठीक है, सो वो ये कहता है भैया आप इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करना चाह रहे हो, तो आप भी यूज़ कर सकते हैं। ये उनके अपने सॉफ्टवेयर हैं, सर्वर साइड पे ये सॉफ्टवेयर है ईमेल चेक करने के लिए। ओके जी जी बिल्कुल। सो मिसाल के तौर पर हम कहते हैं इसको यूज़ कर लेते हैं। तो ये आपको एक कॉन्सेप्ट मैंने और दे दिया है। ठीक है, ये ऐसे कॉन्सेप्ट हैं, अगर आप कहीं पे जॉब करेंगे तो ये सारे काम आपको टास्क करने की ज़रूरत पड़ सकती है। सो इसलिए आप इन लोगों के इन चीज़ों के साथ फ्रेंडली होंगे, बजाय इसके कि आप समझेंगे ये तो मैंने नहीं देखा हुआ, ये क्या चीज़ होती है। आगे ईमेल, ये आपको लेटर ऑन बताऊंगा इन्होंने कैसे कनेक्ट होना है, आउटलुक के साथ कैसे कॉन्फ़िगर होना है। क्योंकि जो आईटी का बंदा होगा, एसईओ का बंदा नहीं, आईटी का जो बंदा होगा ये उसका टास्क है। एसईओ वाले बंदे का ये टास्क नहीं है। जो आईटी इंचार्ज होगा वो इन सब चीज़ों को मैनेज कर रहा होगा। लेकिन अगर उन्होंने कोई ऑल इन वन बंदा रखा हो जो कि जनाब उनकी एसईओ भी करता हो और कंप्यूटरों को भी देखता हो, फिर तो लाजमी बात है वही कर रहा होगा ये सारे काम। लेकिन आमतौर पर ये काम वो लोग कर रहे होते हैं। बाकी
ईमेल बनानी है आपने, यहाँ पर सब कुछ आ गया है, तो यहाँ से हम सारे काम कर सकते हैं। वापस आ जाते हैं जी अब जहाँ से हमने बात शुरू की थी। बात हम क्या कह रहे थे जी, आइकॉनिफायर की बात कर रहे थे, ठीक है। इसमें आ जाए वापस। वो मेल आया था तो मैंने कहा था चलिए मेल का भी आपको बता दूं साथ ही। हाँ जी, जो एप्पल का आपने आइकॉन बनाना है वो कैसे बनाना है, ये लिंक पर हम आ गए हैं, ठीक है। यहाँ पर वो आपसे क्या कह रहा है, चूज फाइल। फाइल का क्या मतलब है, इमेज जिसका आप लोगों ने आइकॉन बनाना है। ये फेविकॉन इमेज जो आप पहले बनाते हो वही वाला सेम चीज है। यहाँ से हम चूज कर लेते हैं कोई भी इमेज। किसी का प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है यहाँ पे, हम किसी के प्रोजेक्ट के अंदर से ही उन्होंने अगर रखा होगा तो ढूंढ लेते हैं। जी आ जाए इधर वापस स्क्रीन पे आ जाएं। हाँ फेविकॉन कहाँ पड़ा हुआ है जी आप लोगों का इमेज? ये नहीं मुझे पता किसका प्रोजेक्ट है, इसमें HTML मुझे नज़र आ गई थी तो इसलिए मैंने इसे खोल लिया। ये मैंने खोला हुआ है ग्रुप बी, मुझे नहीं पता ये किसका है। ग्रुप बी कौन है, आप लोगों का? ये ठीक है। तो यहाँ पर कहाँ है आपका, वो पता है कि नहीं पता कहाँ है? ये है फेविकॉन, ये है ना आपका फेविकॉन इमेज बना हुआ है, ठीक है। ये ऑलरेडी बहुत छोटा सा है, इसको देखें, ये 330 है और अंदर भी कहीं पड़ा होगा ये, बस यही है मैक्सिमम। चलें जी इसी को चूज़ कर लेते हैं फिर। इस इमेज को ले लिया हमने, उसके बाद आपने क्या करना है, आइकॉनिफाई यानी इसको आइकॉन्स में लेकर जाना है हम लोगों ने। सो इस पर क्लिक करते हैं। आ गया? इसका क्या मतलब है, ये मुख्तलिफ साइजेस उसने आपको बनाकर दे दिए हैं। कहता है आप कौन से साइज में लगाना चाह रहे हैं। बेसिकली साइज ये होने चाहिए, यानी कि साइज के रेशियो ये वाली उसने फॉलो की हुई है। बेशक आप बड़ा लगा लें, बेशक आप छोटा लगा लें, लेकिन रेशियो यही रखनी है। सो अगर आपको चाहिए ये सारे के सारी आप क्या रहे हैं हमारे पास आ जाए, ठीक है। अदरवाइज तो आप किसी एक को लेना चाहेंगे तो उस पर क्लिक कर देंगे, और अगर हम चाहते हैं सारे आ जाएं तो ये जिप फाइल बनाई है उसने, इस पर क्लिक करें और इसको खोल लें। अब इसको खोलने की बजाय हम यूँ करते हैं, जो हमारे पास ऑलरेडी मैंने बनाया हुआ है ना उस पर चले जाते हैं, ठीक है। ये वही चीज़ डाउनलोड हुई है। उसके बाद इस पर आ जाएं और ये लिखा हुआ आ रहा है आइकॉनिफाई रीडमी। ये सारे इमेजेस आ रहे हैं, आपने इनमें से जोन से वाला भी लेना होगा, इन सब के कोड भी आ रहे होंगे। इमेज को अपलोड करना है आपने, ऐसे ही है ना, इमेज को सर्वर पर अपने अपलोड कर लेंगे और HTML के हेड में जाकर कोड लगा देंगे आप। कौन सा कोड? जो साइज यहाँ से लोगे, मिसाल के तौर पर मैं यहाँ से साइज ले रहा हूँ 180 बाई 180 वाला, ठीक है। सो इधर से देखें ज़रा, 180 बाई 180 का ये आ गया। लिंक रिलेशन इक्वल्स टू एप्पल टच आइकॉन, साइज इक्वल्स टू 180 बाई 80। अब आप ये एक चीज़ नोट किया, आप लोगों ने SEO सीखी है, तो SEO में आपने एक चीज़ ये देखा है कि अगर हम चाहते हैं कि CLS बेहतर हो हमारी, है ना, कम्युलेटिव लेआउट शेप, यूँ जो हो रहा है, जो वेबसाइट हमारा कंटेंट शिवरिंग करने लगा हुआ है। अगर आप चाहते हैं कि आपका कंटेंट शिवरिंग ना करे तो हम चीज़ों को प्रॉपर साइज में करेंगे, क्योंकि फिर पहले लोड होने से पहले ही उसको साइज का पता लग जाएगा। और अगर आप साइज नहीं बताओगे तो वो फिर खुद से पहले आएगा, पेज को देखेगा, साइज देखेगा, मुझे इसकी तक क्या साइज लगाना चाहिए। सो उस टाइम में उसने एडजस्टमेंट करने का जो टाइम होगा उसमें वो शिफ्टिंग कर रहा होगा, यानी उस टाइम वो कम्युलेटिव लेआउट शिफ्ट मोड में चला जाएगा। सो आपका एक फैक्टर माइनस में चला जाएगा, ठीक है। सो आपने जो भी साइज बनाना है यहाँ पर उस साइज को मेंशन कर दें। और उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ है जी, href। क्लियर हो गया, सबको समझ आ गया? यानी अब आप सब लोगों ने अपनी अपनी वेबसाइट के ऊपर इस चीज़ को भी अपडेट कर लेना है, क्योंकि जब हम SEO चेक लगा रहे थे तो SEO चेक में आपको एक ये वाला नेगेटिव फैक्टर नज़र आने लगा हुआ था, ठीक है। चलिए इसकी बात खत्म हो गई।
अब ये वाले जो फोल्डर ये कहाँ रखे जा सकते हैं? मोस्टली जो होस्टिंग होती है ना, ये मेन रूट पर होती हैं ये चीज़ें, ठीक है। मोस्टली होस्टिंग में ये इमेजेस के फोल्डर में नहीं होता। कहाँ होता है? ये मेन रूट पर होता है। इस फाइल को आपने मेन रूट पे रखना है। अगर सपोज ये इम्प्लीमेंट ना हो रही हो तो फिर आपने इसको पब्लिक HTML में रखना है। तो हम एहतियातन ये कर रहे होते हैं इस ऐसे चीज़ों के लिए जहाँ पर ये इशू हमें समझ में ना आ रहा हो, तो हम बोथ साइड के ऊपर एक एक कॉपी रख देते हैं। इसका कोई नुकसान नहीं है, ठीक है। अगर तो फौरी तौर पर इफेक्टिव हो जाए फाइन, अदरवाइज क्या कर सकते हैं हम, लगाकर भी बाद में देख सकते हैं। यानी कि लगाकर जहाँ से हमें समझ आएगा कि लग गया, दूसरी साइड से हम उसको रिमूव कर सकते हैं। अच्छा, आ जाते हैं अब आगे आ जाए। ये क्लियर हो गया जी ये कॉन्सेप्ट? हाँ जी, अगला टॉपिक क्या है हमारा? अभी हम एक और नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, ये मेरा ख्याल है अभी चलाएंगे, इसके बाद भी इसको चलाएंगे, लिंक बिल्डिंग, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि लिंक बिल्डिंग क्या चीज़ क्या है, किस चीज़ को हम लिंक बिल्डिंग बोल रहे हैं। वैसे तो हमें बड़ा आसान सी ये टर्म लगती है कि भाई दूसरों की वेबसाइट पर जाकर अपने लिंक लगा लो, तो इसका हमें इस तरह नहीं है, इसका तो हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा कि लिंक लगा रहे हैं। मिसाल के तौर पर डिजिटल मार्केटिंग की एक फ्लैक्स हम लगाते हैं सब्जी वाले की दुकान पर जाकर, तो फ़ायदा होगा? रेलिवेंसी तो नहीं है ना। हाँ, ये तो हो सकता है कि स्टूडेंट उसके पास आ रहे हो मगर कोई रेलिवेंसी तो नहीं है। और क्या एग्जांपल हो सकती है? डिजिटल मार्केटिंग की फ्लैक्स किस जगह पे लग सकती है जहाँ से एडवांटेज ना मिले? मतलब देखिए हम, हाँ, अब ये दो फैक्टर हैं इसमें। एक फैक्टर हम ये कह रहे हैं कि एडवांटेज ना मिले, और एक फैक्टर हम ये कह रहे हैं कि उसकी रेलिवेंसी भी ना हो, ठीक है। एडवांटेज तो शायद मिल जाए कि कोई स्टूडेंट आलू खरीदने आया तो मैंने भी डिजिटल मार्केटिंग सीखनी है, मे भी उसे मिल जाए एडवांटेज तो मिल जाए, लेकिन रेलिवेंसी तो नहीं है, रेलिवेंसी तो नहीं है। तो लिंक बिल्डिंग में रेलिवेंसी बहुत अहम बात है। लिंक बिल्डिंग में रेलिवेंसी बहुत अहम बात है। अगर आप इररेलिवेंट होकर लिंक बिल्डिंग कर रहे होंगे तो वो लिंक बिल्ड आपको फायदा पहुंचाने की बजाय डैमेज कर रहे होंगे, इवन आपको ब्लैक हैट में भी लेकर जा रहे होंगे कि हमने थ्रो किए हुए हैं लिंक सिर्फ विदाउट रेलिवेंसी। अब रेलिवेंसी से क्या मुराद है कि हम लोगों ने लिंक्स कहाँ बनाने हैं? लिंक्स हमने ऐसी जगहों पर बनाने हैं कि जहां हमारी कोई रेलिवेंसी बन रही हो हमारी साइट की। आमतौर पर जो बेहतर लिंक बिल्डिंग की अप्रोच होती है वो आपका सोशल सर्कल होता है कि आप अपना सोशल सर्कल कितना अच्छा बेहतर बनाते हैं कि आपको लग रहा है कि आपकी ये डिजिटल मार्केटिंग की वेबसाइट है। अगर आप किसी वेबसाइट पर इसका लिंक दें, मिसाल के तौर पर एक वेबसाइट है जो लिस्टिंग की वेबसाइट है, जिस वेबसाइट पर लिस्टिंग्स होती हैं। अब वो जो लिस्टिंग वाली वेबसाइट है उस पर एक लिस्टिंग तो नहीं होगी, नंबर ऑफ लिस्टिंग्स होंगी ना। मिसाल के तौर पर उसके ऊपर क्या है, स्कूल्स लिखा हुआ है, उसमें स्कूल्स वाली कैटेगरी एक बनी हुई है, उसमें यूनिवर्सिटीज़ की एक कैटेगरी बनी हुई है, उसमें रियल एस्टेट की एक कैटेगरी बनी हुई है। तो ये लिस्टिंग की टाइप डिफरेंट हो रही है। यहाँ पर तो हम इस साइट पर जा सकते हैं और अपनी रेलिवेंट कैटेगरी में जाकर लिंक लगा सकते हैं। लेकिन अगर एक वेबसाइट भी ऐसी हो, मैं कहता हूँ startentrytest.edu.pk, तो वहाँ पर पाकिस्तान प्रॉपर्टीज़ का हम लिंक लगा दें तो इन दोनों वेबसाइट्स का आपस में कोई लिंक है? कोई रेलिवेंसी नहीं बनती है। सो इस तरह के लिंक को गूगल बर्दाश्त नहीं करेगा, ये गलत लिंक, ये रॉन्ग लिंकिंग है, ठीक है। इवन ये अगर हम फ्रीक्वेंटली करेंगे तो वो ये कहेगा कि आप ब्लैक हैट कर रहे हो। सो लिंक करने का एक तरीका क्या है कि हमारे पास कुछ अच्छी डोमेन अथॉरिटी वाली वेबसाइट्स हों जो कि लिस्टिंग की फैसिलिटी देती हो हमें फ्री ऑफ कॉस्ट। अब दो तरह की लिंकिंग होती है हमारे पास, एक फ्री ऑफ कॉस्ट लिंकिंग होती है और एक पेड लिंकिंग। पेड लिंकिंग जो होती है वो भी हमारे पास ब्लैक हैट में ही जाती है कि यूं लगती है और यूं आ जाती है, ठीक है। नेचुरल होनी चाहिए, ऑर्गेनिक होनी चाहिए हमारे पास लिस्टिंग जो। और उन साइट से इसका मतलब क्या हुआ कि आपने क्या देखना है कि आपकी इंटरेस्ट की जो वेबसाइट्स हैं आपको क्या करना है, उन लोगों से रब्ता करना है और उनसे कहना है कि हम लोग म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग करनी है कि हम लोग लिंक्स शेयर करते हैं अपने। मैं आप मुझे अपनी वेबसाइट पर एक लिंक दें तो मैं आपको अपनी वेबसाइट पर एक लिंक दूंगा। इसका तरीका ये भी हो सकता है कि आप खुद ही ये प्रोजेक्ट सारे हैंडल कर रहे हो, आपने ही बहुत सारी वेबसाइट बनाई हुई हैं, अपने ही क्लाइंट्स की बनाई हुई है। आपको पता है कि यार ये मेरे 10 क्लाइंट्स हैं वो इस कैटेगरी के क्लाइंट्स हैं, 5 क्लाइंट्स इस कैटेगरी के क्लाइंट्स हैं, तो आप वहाँ पर लिंक बिल्डिंग कर सकते हो। आई होप मैंने आपको समझाया होगा क्या लिंक बिल्डिंग है क्या चीज़।
और इसकी साइंस क्या है कि किस तरीके से हम लिंक, ऐसे नहीं करना कि धड़ाधड़ लिंक लगाते जाना। हो सकता है वो पूरी तौर पर रिजल्ट दे, लेकिन जब क्राउलिंग हो, इंडेक्सिंग हो, तो वहाँ पर जाकर हम फंस जाएंगे। ठीक है, अब आपको क्राउलिंग और इंडेक्सिंग का तो पता लग गया और डिफरेंस का भी पता लग चुका होगा कि दो अलग-अलग बातें हैं ना, कि एक ही बात है क्राउलिंग और इंडेक्सिंग, सेपरेट बातें हैं। क्यों अब्दुल्ला, अलग बातें हैं? तो आपका क्या ख्याल है, अलग है? क्या फ़र्क क्या होता है क्राउलिंग में और इंडेक्सिंग में? कौन बताएगा इधर से? हाँ जी, क्राउलिंग में क्या कह रहा होता है कि क्या आपकी वेबसाइट इस काबिल है कि क्राउलर उस पर आए और आपकी वेबसाइट को इस काबिल समझे कि वो उसे क्राउल कर ले। जब वो क्राउल करेगा तो फिर इंडेक्सिंग की लिस्ट में उसे ऐड किया जाएगा। जैसे आप कह रहे हो ना कि आपकी वेबसाइट कल दूसरे नंबर पर आ रही थी तो आज दूसरे पेज के ऊपर चली गई है। इसका मतलब क्या होगा कि क्राउलर उसको क्राउल कर रहा है, इंडेक्सिंग प्रोसेस में अभी वो इस तरह घूमे फिरेगी, कभी ऊपर जाएगी कभी नीचे आएगी। जब इंडेक्सिंग प्रॉपर हो जाएगी, जैसे मैं ये कहूँ मैंने 10 टेस्ट लेने हैं और 10 टेस्ट लेने की बेस के ऊपर मैंने टॉप 5 स्टूडेंट्स निकालने हैं, तो 4 टेस्ट के बाद स्टेटस कुछ और होगा, ऐसे ही है ना। 5 टेस्टों के बाद स्टेटस कुछ और होगा, 8 टेस्टों के बाद स्टेटस कुछ और होगा, और 10 टेस्ट के बाद जो स्टेटस होगा वो फाइनल स्टेटस होगा। यानी उसमें जो स्टूडेंट नंबर 1 पर आ जाएगा वही नंबर 1 पर रहेगा। लेकिन 4 टेस्ट के बाद हो सकता है कि किसी के 4 टेस्ट बहुत अच्छे हुए हों, वो दूसरे नंबर पर आ रहा हो, और बाकी के जो उसके 4 टेस्ट हैं वो बहुत ही बुरे हों, तो वहाँ जाकर उसकी रैंकिंग चेंज हो जाएगी। तो अभी आपकी वेबसाइट क्रॉलिंग प्रोसेस से गुजर रही है और इंडेक्सिंग मोड में अभी है, अभी उसकी इंडेक्सिंग होने लगी हुई है। ठीक है, तो इस वजह से आपको आपका पेज चलता फिरता नजर आएगा। और जो लोग अपने कंटेंट को फ्रीक्वेंटली अपडेट कर रहे हैं तो वो उनका पेज आ जाएगा। और पेज ऊपर फिक्स होने की वजह भी क्या होगी, वजह क्या होगी? मिसाल के तौर पर आप यहाँ पर 2 साल का कोर्स कर रहे हैं और एक हम यूँ कर लेते हैं कि 15 दिन के एनालिसिस हैं। अब 15 दिन के एनालिसिस और 2 साल के एनालिसिस में बहुत फ़र्क होगा। यानी साल के बाद जो स्टूडेंट टॉप पर होगा वो कंसिस्टेंट होगा, लेकिन 15 दिनों के बाद जो स्टूडेंट टॉप पर होगा वो कंसिस्टेंट नहीं होगा। सेम इसी तरह 6 महीने के बाद जब हम अपनी इंडेक्सिंग को देखेंगे तो इंडेक्सिंग कहीं पर रुकी होगी। 1 साल के बाद जब हम देखेंगे तो इंडेक्सिंग रुकी होगी। मेरा एक क्लाइंट है जिसका नाम है, मेरा ख्याल है, सोफ़ा कारपेट वॉशिंग सर्विसेज, सोफ़ा क्लीनिंग सर्विसेज उसका कीवर्ड है, कारपेट वॉशिंग सर्विसेज उसका कीवर्ड है। सो उसकी एसईओ को मैंने छोड़ा हुआ है काफ़ी अर्से से, लेकिन अब वो क्योंकि साल हो चुका हुआ उसकी एसईओ को किए हुए हमें, उसमें हमने लिंक बिल्डिंग भी की थी, सब कुछ किया था, तो अभी भी वो ऊपर पहले 1-2 नंबरों पे वो फिक्स नज़र आ रहा होता है कुछ अपने कीवर्ड्स के अगेंस्ट। सो इसको टाइम की ज़रूरत होती है, यानी ये एकदम ऐसे नहीं होता, फौरी रिजल्ट हमें नज़र नहीं आता इसका। ये तो मैंने एक्सप्लेन किया कि लिंक बिल्डिंग है क्या हमारे पास। ठीक है, अब हम ज़रा देखते हैं कि किस किस चीज़ को हमने देखना है। अभी मैं एक टर्म यूज़ करने लगा हूँ, साइटेशंस। अच्छा, ये साइटेशन से क्या मुराद है? अगर मैं एक टर्म यूज़ करता हूँ साइटेशंस और एक टर्म यूज़ करता हूँ लोकल लिस्टिंग, ये दोनों चीज़ें जो है वो एक ही बात में कर रहा हूँ। साइटेशन वेबसाइट्स कौन सी होती हैं? बिल्कुल ऐसी वेबसाइट्स जैसी गूगल बिजनेस प्रोफाइल है। गूगल बिजनेस प्रोफाइल किस तरह की वेबसाइट है? एक फ्री ऑफ कॉस्ट वेबसाइट है जो कि जिधर से अगर हम चाहें तो कंपनी का नाम पता लग जाता है, ऑनर का पता लग जाता है, मोबाइल नंबर पता लग जाता है, ऐसे ही है ना, और रिव्यूज वगैरह आ जाते हैं। लेकिन ये 3 चीज़ें जो है, ये 3 चीज़ें मिलकर साइटेशन बना रही होती हैं। यहाँ से क्या होता है, अब ये वाली जो हम यूज़ कर रहे हैं गूगल बिजनेस प्रोफाइल, ये तो खुद से गूगल है, तो इसका मतलब ये है कि ये वाली जो साइटेशन है ये तो बहुत स्ट्रॉन्ग साइटेशन है। लेकिन आपकी इस गूगल बिजनेस प्रोफाइल का ताल्लुक और दूसरी साइटेशंस के साथ भी है। यानी अगर आप एक और लोकल लिस्टिंग साइट पर जाते हैं और वहां पर जाकर भी आप सेम यही इंफॉर्मेशन एंटर कर देते हैं, तो इससे क्या होगा कि गूगल को और रिलायबिलिटी आपकी होगी। अगर 10 वेबसाइट्स के ऊपर आपकी वेबसाइट आ रही होगी तो क्या होगा, आपका स्कोर और ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगा। सो अब मैं सबसे पहले काम क्या करना है कि हमारी वेबसाइट पाकिस्तान में चल रही है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, साइटेशन साइट्स के ऊपर जाकर अपना डाटा एंटर करना है। यही टास्क आपको मैंने देना है। हम इस तरह करेंगे कि साइटेशन के मैं कुछ लिंक्स दूंगा और वो ग्रुप की सूरत में आप लोगों ने लिंक्स आपस में शेयर कर लेने हैं। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ ये 40 लिंक्स नज़र आ गए हैं मुझे,
तो आप लोगों ने क्या करना है, उन 40 लिंक्स को डिवाइड कर लेना है अपने ऊपर, कि मतलब 6 लिंक एक स्टूडेंट के पास है, 6 लिंक दूसरे के पास है, 6 लिंक, और हर किसी ने उनकी साइटेशंस बनानी है, यानी लोकल लिस्टिंग करनी है। और हो रही है, अब एक और चीज देखें, ये लोकल लिस्टिंग पेड भी होती है और फ्री भी होती है। अब यहाँ पर अगर आप पेड लिस्टिंग की बात करेंगे तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए कि जो लोकल लिस्टिंग साइट्स होती हैं ये बिल्कुल इस तरह होती हैं जैसे टेलीफोन डायरेक्टरीज होती हैं, ठीक है ना। येलो पेजेस होता है ना हमारे पास, येलो पेजेस खोलते हैं, क्या होता है, हर किसी की चीज़ इंफॉर्मेशन हमें मिल जाती है। अब जब येलो पेजेस पर जाएं और एक येलो पेजेस की बुक है और जो येलो पेजेस की बुक को छाप रहा है वो लोगों से कहता है कि जनाब आपने अगर येलो पेजेस की किताब के ऊपर अपना इश्तिहार लगवाना है तो हम कितने साइज़ का एक इश्तिहार लगाएंगे। मैं फिजिकल बात कर रहा हूँ, किताब की बात कर रहा हूँ, हार्ड कॉपी की बात कर रहा हूँ। वो कहता है अगर आपने इश्तिहार लगाना है, ठीक है, तो मैं हर 10 सफ़ों के बाद एक इमेज लगाता हूँ, अगर आपने इश्तिहार वहाँ लगवाना है तो लगवा सकते हैं। उसका आपको ये फ़ायदा है कि लोग येलो पेजेस की बुक्स खरीदते हैं तो उस पर आपका इश्तिहार होगा तो आपकी मार्केटिंग होगी, ठीक है। इसी तरह जो ऑनलाइन येलो पेजेस हैं उन वेबसाइट्स के ऊपर एक तो हमने अपना डाटा एंटर करवा दिया होगा, वो तो मिल ही जाए वहाँ से। अब एक चीज़ है कि कोई दूसरा डाटा लेने जा रहा है तो वहाँ पर हमारा इश्तिहार भी नज़र आ रहा है। अब ये वाला जो इश्तिहार है ये गूगल ऐड हो सकता है, लेकिन ये 100% गूगल ऐड नहीं है। गूगल ऐड कैसे हो सकता है कि भाई मैंने गूगल ऐड लगाया और टारगेट कर दिया येलो पेज को कि उसके ऊपर लगा दो, लेकिन जो येलो पेज खुद से इश्तिहार लगा रहा है, बिल्कुल इसी तरह जैसे OLX है, OLX के ऊपर गूगल के इंप्रेशंस भी लगते हैं और OLX के ऊपर OLX के इंप्रेशंस भी लगते हैं। यानी OLX आपको पैकिंग जब सेल करता है ना फीचर ऐड के लिए, तो वो ये कहता है कि जनाब मैं आप इतने पैसे लगा दें, 1 लाख रुपया लगाएं, ठीक है, तो मैं आपको पर डे जो है ना 26,000 इंप्रेशन दूंगा। 26,000 इंप्रेशन देने का क्या, अब ये यहाँ गूगल के नहीं है बीच में, ये वाले इंप्रेशन OLX खुद लगा रहा है, खुद उसके ऐड हैं ये। आप देखते हैं ना अक्सर ऐड ऐसे होते हैं जिसमें गूगल ऐड नहीं होता, बल्कि वो OLX की तरफ से ऊपर एक बड़ा सा एक ऐड चल रहा होता है। सो ये OLX के इंप्रेशंस होते हैं, OLX के एड्स होते हैं। सो इसी तरह अगर आप ऑर्गेनिक में जाएंगे तो लिस्टिंग में आ जाएंगे, और अगर पेड में जाएंगे तो आपका ऐड चल रहा होगा उसके ऊपर। अब पेड में कैसे जाएंगे, हम येलो पेज वाले से ही बात करेंगे कि जनाब हमें ये इश्तिहार लगाना है, आपके इधर कितने पैसे लोगे। तो हम जो यूज़ कर रहे होते हैं कि अगर ऐसे लोगों ने अपनी मोनिटाइजेशन ऑन करवाई हो वेबसाइट्स की कि इस पर एड्स लग सकते हैं, तो फिर हम उनको कॉल करने की बजाय हम क्या करते हैं, जैसे उर्दू पॉइंट है, उर्दू पॉइंट पे इश्तिहार आ रहे होते हैं ना, उर्दू पॉइंट में भी अपने इश्तिहार भी होते हैं और उसमें गूगल के इश्तिहार भी होते हैं। तो हम गूगल के थ्रू चले जाएंगे अगर हमें लगेगा कि वो एक्सपेंसिव इश्तिहार हमें दे रहे हैं, अगर उनका पैकेज एक्सपेंसिव होगा तो ये, तो इसका मतलब क्या है, लोकल लिस्टिंग में हम 2 तरह से काम कर सकते हैं। लेकिन पहला टास्क जो हमारा होगा वो क्या होगा, हम लोग पेड पे नहीं जाते हैं, इसलिए कि क्लाइंट तो पेड पे नहीं जाएगा, मोस्टली क्लाइंट्स पेड पे नहीं जाते हैं, सो इसलिए हम सारी की सारी लोकल लिस्टिंग में आ जाते हैं। अब ये बात हो रही है लोकल लिस्टिंग की सिर्फ पाकिस्तान की वेबसाइट्स के हवाले से। अब ये भी तो हो सकता है कि लोकल लिस्टिंग की जो साइट्स हैं वो अमेरिका की वेबसाइट हो या कनाडा की वेबसाइट हो, तो इसका मतलब क्या होगा, उसे पाकिस्तान में लगाने का कोई खास फ़ायदा तो नहीं होने वाला हमें, ठीक है। उसे हमने फिर लोकल लिस्टिंग कौन सी ढूंढनी है, कनाडा की ही लोकल लिस्टिंग में जाना है, ऑनलाइन उसी को लोकेट करना है कि कौन कौन सी लोकल लिस्टिंग की वेबसाइट्स हैं और वहाँ जाकर हम लोगों ने इश्तिहार लगाना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक और लिंक बिल्डिंग की बात कर लेते हैं कि जो कि आप इजीली कर सकते हो और फ्रीली कर सकते हो। जैसे मिसाल के तौर पर आप लोग 30 स्टूडेंट्स हैं, 30 स्टूडेंट्स में सब लोगों के फेसबुक अकाउंट होंगे और सबके अलग-अलग फेसबुक पेजेस होंगे और हैं भी आप सब डिजिटल मार्केटर, सही है ना, सभी के ट्विटर अकाउंट्स होंगे और इस तरह के और भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स होंगे आप लोगों के। तो आप सबसे पहले क्या काम कर सकते हैं, सबसे पहला काम तो आप ये कर सकते हैं कि जिस वेबसाइट की, जो आपकी अपनी वेबसाइट है, ठीक है, उसकी आप एक पोस्ट लगाएं फेसबुक अकाउंट पर और उसके नीचे अपना लिंक दे दें, तो आपको क्या हुआ, एक एक्सटर्नल लिंक मिल गया। आपके अपने पेज के ऊपर पोस्ट लगाएं और लिंक दे दें, आपको एक्सटर्नल लिंक मिल गया। इसी तरह आप सब पेजेस के भी लिंक्स लगा सकते हैं। सोशल लिंक्स आपके, ये सोशल लिंक्स में आएगा और आएगी कैटेगरी बन जाएगी आपकी लिंक बिल्डिंग में, ठीक है। इसी तरह आपकी जो यूट्यूब है, आप यूट्यूब वीडियोस लगाते हैं, उसकी डिस्क्रिप्शन में आप लिंक्स लगा दें। इसी तरह आपकी यूट्यूब वीडियो है, अगर वो आप अपनी वेबसाइट पे या एक से ज़्यादा वेबसाइट पे उसके लिंक लगाओगे तो आपकी यूट्यूब की SEO जो है वो इम्प्रूव होगी, खराब नहीं होगी। हाँ नहीं, रेलिवेंस की तो बात ही नहीं कर रहे हम, क्यों नहीं है, रेलिवेंस हो सकती है। मिसाल के तौर पर जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, डिजिटल मार्केटिंग पढ़ा रहा हूँ, मैं किड्स वालों से कहता हूँ कि जनाब
मेरा लिंक लगा लीजिएगा अपनी वेबसाइट में, ठीक है ना। मैं एजुकेटर वालों से कहता हूँ मेरा लिंक लगा दो, रेलिवेंसी तो है, मैं भी एजुकेशन में हूँ, वो भी एजुकेशन में। इसका मुझे बहुत फायदा होगा एसईओ में। ये एक और फैक्टर होता है एसईओ का, लिंक्स का फैक्टर। कभी उधर देखिएगा एक फैक्टर होगा जो 0 बिल्कुल आ रहा होगा या उस पर 1 लिखा होगा। एसईओ स्कोर में कोई एक पॉइंट ऐसा होगा जिसमें 1 या 2 लिखा हुआ आ रहा होगा, वो होते हैं आपके एक्सटर्नल लिंक्स। कैसे बने हुए हैं एक्सटर्नल लिंक्स का क्या मतलब है कि आपकी यूट्यूब वीडियो क्या कोई दूसरा भी इस्तेमाल करने लगा हुआ है। ये भी हो सकता है किसी को मेरा डिजिटल मार्केटिंग का लेक्चर अच्छा लग जाए और वो अपनी वेबसाइट के ऊपर उसका लिंक खुद ही लगा दे। लिंक लगाने के लिए उसे मुझसे इजाज़त लेने की जरूरत तो नहीं है, लिंक तो लगा सकता है। हाँ, वो अपने चैनल पे वीडियो नहीं लगा सकता, लिंक लगाना तो कोई मुश्किल काम नहीं है। क्या हुआ, आप लोग अनकंफर्टेबल हो रहे हैं? क्या हुआ, गर्मी लग रही है कि क्लास का टाइम बढ़ गया बहुत ज़्यादा? क्या होगा, क्यों इतने अनकंफर्टेबल क्यों है? तो ये तो हमारे पास एक हो गया लिंक लगाने का तरीका, ठीक है, समझ आ गई बात की। अब जरा लोकल लिस्टिंग में आते हैं, इधर आ जाए। ये देखिए मैंने क्या ढूंढा था, तो ये आ गया। बैक पर चलते हैं जरा जी। मैंने लिखा है साइटेशन साइट्स फॉर एसईओ, ठीक है, कि कोई मुझे साइटेशन साइट्स चाहिए। और यहाँ पर लिखा हुआ क्या आ रहा है जी, पहले ऊपर देख लें, लिखा हुआ आ रहा है गूगल, और उसके नीचे लिखा हुआ आ रहा है डोमेन अथॉरिटी। ये हमारा अगला टॉपिक होगा, डोमेन अथॉरिटी से क्या मुराद है, ठीक है। और इसकी 94% है डोमेन अथॉरिटी। अब ये चीज़ें ऐसी हैं, ये क्लाइंट टू क्लाइंट वेरी कर रही होती हैं कि उसको कहाँ तक चाहिए। लोकल जो क्लाइंट्स हैं ना हमारे, वो बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करते हैं लोकल क्लाइंट्स। सो इस वजह से ये वाला नंबर जो है वो इम्प्रूव नहीं होता। क्योंकि मिसाल के तौर पर अगर आप एसईओ एक्सपर्ट हो और आप इसे कहते हो यार मैं 6 महीने में तुम्हारी एसईओ करूँगा, ठीक है, पाकिस्तान में बात कर रहा हूँ, और आपके 60,000 रुपये लगेंगे, तो हम ये किस चीज़ के ले रहे हैं? 6 महीने के। 6 महीने को अगर आप डिवाइड करोगे 60,000 रुपये में, तो कुछ भी नहीं बनेगा। अब इसके बाद ना तो आप उसके लिए टूल्स बाय कर सकते हो, ठीक है, पेड काम कुछ भी नहीं कर सकते आप। पेड काम करना है तो उसी से ही करवाना है हम लोगों ने। अगर वो इन्वेस्ट करने के मूड में हो तो ठीक है, नहीं इन्वेस्ट करने के मूड में होगा तो हम उसकी सिर्फ ऑन साइट एसईओ कर छोड़ेंगे, जो कि हम फ्री करने लगेंगे। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड कर रही होती हैं कि वो कितने पैसे या कितने डॉलर्स लगाना चाहता है। और अगर एक बंदे का टारगेट ये हो कि मुझे डोमेन अथॉरिटी ही इम्प्रूव करवानी है, ठीक है ना, फिर हम उसको उसी तरीके से डील करेंगे, उसी तरह का पैकेज देंगे, और उस पर उसी तरह का फिर काम भी होगा। समझ आ गई मेरी? सो ये डोमेन अथॉरिटी अब आप देख रहे हो, ये सबसे अच्छी डोमेन अथॉरिटी होती है। मतलब 50 to 60 हो तो भी फाइन होती है, 60 to 70 हो तो भी ठीक होती है, लेकिन ये तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अच्छी डोमेन अथॉरिटी होती है 94%, ठीक है। सो अब हमने जब लिंक बिल्डिंग की बात करनी है तो भी हमने ये देखना है कि हम जिस जगह पर अपने लिंक्स लगा रहे हैं उनकी डोमेन अथॉरिटी कितनी अच्छी है। क्योंकि डोमेन अथॉरिटी अच्छी होगी तो ही हमें लिंक जूस मिलेगा ना उससे। क्या हाल है, लिंक जूस पढ़ा था ना हम लोगों ने। लिंक जूस तभी हमें उसका मिलेगा जब उसकी डोमेन अथॉरिटी अच्छी होगी, ठीक है। सो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हमने लिंक बिल्डिंग में जाना है तो हमने सब ऐसी साइट्स को ढूंढना है जिनकी डोमेन अथॉरिटी भी अच्छी हो और वो हमें डू फॉलो लिंक्स भी दे रहा हो। मिसाल के तौर पर अगर डू फॉलो लिंक्स ही नहीं दे रहा, मिसाल आपको कोई बंदा कहता है कि ना मेरे पास 10 साइट्स हैं, ठीक है, आप मेरे से लिंक ले लो, तो ना तो उसकी डोमेन अथॉरिटी अच्छी है, इवन आपसे भी बुरी है। मतलब आपकी 20 आ रही है तो उसकी 17 आ रही है, तो आपको ऐसे ऊपर लिंक लगाने की जरूरत नहीं है। फिर वो तो आपको लिंक दे रहा है और डू फॉलो लिंक्स नहीं दे रहा, ठीक है। जब डू फॉलो लिंक्स नहीं दे रहा तो लिंक जूस भी नहीं मिल रहा आपको। तो जब आपको लिंक जूस ही नहीं मिल रहा, लिंक जूस समझ रहे हैं ना, ये शिजान का जूस जो होता है, कौन सा जूस होता है ये लिंक जूस, कौन सा होता है? और लिंक जूस क्या होता है? थोड़ा थोड़ा बोलिया करें यार। लिंक जूस का मतलब ये होता है कि भाई आपने उसको निचोड़ लिया उस बंदे की वेबसाइट को अपने ऊपर ले आए, उसे कोई नुकसान नहीं हुआ, ठीक है, उसे कोई नुकसान नहीं हुआ, उसकी रैंकिंग अच्छी है, ठीक है, उसकी रैंकिंग बहुत अच्छी है, उसके पास 5 किलो दूध पड़ा हुआ था, उसमें से आपने
आधा किलो दूध ले लिया, लेकिन अभी उसका फिर भी 5 किलो ये बचा हुआ, ठीक है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। यानी पानी डालेगा तो आपको जो लिंक जूस मिलेगा ना वो भी खराब हो जाएगा, ठीक है, पानी नहीं डालेगा। यानी उसकी अथॉरिटी को आप इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी अच्छी अथॉरिटी आप यूज करने लगे हैं, ये लिंक जूस है। यानी इसका मतलब ये है कि जिसका लिंक जूस अच्छा है, जिसकी रैंकिंग अच्छी है, उसी पे जाकर हम लोगों ने लिंक बिल्डिंग करनी है। अच्छा, अब ये लिखा हुआ है साइटेशन साइट्स। अब ये देखें नीचे क्या लिखा हुआ है, टॉप 50 लोकल साइटेशन साइट्स। आगे चले, मैं अब कुछ और टर्म लिखता हूं जी। हाई पीआर स्टैंड्स फॉर पेज रैंक, लोकल लिस्टिंग इन पाकिस्तान, ठीक है। आपको एक साइट मिल गई है मिसाल के तौर पर और आपके पास 10 प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, ठीक है ना, तो आप उसी साइट के साथ 10 प्रोजेक्ट्स लगा दें। ये हो सकता है कि वो एक ईमेल से एक को दे, उसको एक ही प्रोजेक्ट समझ रहा होगा। बेसिकली आपने करना क्या, वहां जाकर अपनी प्रोफाइल बनानी है ना, पहले आपको ये लोकल लिस्टिंग पर जाकर अपनी प्रोफाइल बनाएंगे अपनी, ठीक है। ये प्रोफाइल बनाना ही तो है कि हमारे नाम किसी और जगह पर आना शुरू हो जाएगा, उनकी साइट पे हमारा नाम आना शुरू हो जाएगा। और ये भी है, इसमें मेहनत भी बढ़ी है और इसमें डिसअपॉइंटमेंट भी बढ़ी है, ठीक है। डिसअपॉइंटमेंट क्या है कि मिसाल के तौर पे मैं भी आपको 70 लिंक्स दूंगा तो आपको पता लगेगा कि उन 70 लिंक्स में से हो सकता है 30 काम भी ना कर, ठीक है। सो उनमें से जो काम कर रहे होंगे आपने उनके ऊपर काम करना है। लेकिन इस तरह करके अगर हमारे पास कोई 500 लिंक्स आ जाएंगे, तो जब हम 500 लिंक्स के ऊपर किसी वेबसाइट की लिंक लोकल लिस्टिंग में ऐड कर देंगे तो वो हमें बेनिफिट देगा और उससे आपकी गूगल बिजनेस प्रोफाइल भी ज़्यादा ऑटोमेटिकली बेहतर होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। इसमें से मैं कोई एक खोलता हूँ और फिर लेक्चर को हम यहीं पे पॉइंट अप करते हैं, ठीक है। 123 प्लस हाई डोमेन अथॉरिटी फ्री बिजनेस लिस्टिंग्स, इस पर क्लिक कर देते हैं। इसका काम मैं आपको बाद में दूंगा, ठीक है, या सिर्फ मैं इसको बता रहा हूँ आपको। जी आ गई है नीचे। ये लिखा हुआ है डीए डोमेन अथॉरिटी, इनकी आ रही है नीचे, देख लें। यहां पर जाकर आप लोगों ने ये लिंक बिल्डिंग का टास्क जो है ना, मैं इस तरह दूंगा, जो हमारे पास वेबसाइट्स है ना उनके हवाले से दूंगा और लिंक्स आपके डिवाइड कर दूंगा। इसमें हम सब डोमेन की बात नहीं करेंगे, हम मेन डोमेन की बात करेंगे, ठीक है। इसका हमें कोई फायदा नहीं होगा सब डोमेन का ऐसा। सो यहाँ पर हम लोगों ने जाकर मेन डोमेन की करेंगे। ये जब टास्क दूंगा तो मैं वेबसाइट्स वाइज दूंगा कि कुछ आपको स्टार्ट पे दूंगा और कुछ आपको डीसी किचन की दूंगा। और एक और चीज़ देखें, आप वेबसाइट को इम्प्रूव कर रहे हैं, ठीक है, बाद में इम्प्रूव करते हैं ऑन साइट कंटेंट को, तो लिंक्स जो आप बना चुके हुए हैं उस पर कोई असर नहीं होगा, ये जेब में रखते हैं, ठीक है। यानी कि ऑन साइट एसईओ आपने की है, कल को क्या करते हैं, आपका जो जिसकी वेबसाइट है वो सारे का सारा कंटेंट के आपसे चेंज करवा लेते हैं। आपकी मेहनत बढ़ गई ना दोबारा से, सब कुछ चेंज करना पड़ेगा आपको, पैराग्राफ ही चेंज हो गए, ठीक है ना, कहाँ पर कीवर्ड को इस्तेमाल करना है, सब कुछ चेंज हो जाएगा आपका। हालांकि सब कुछ वही है, कीवर्ड्स वही हैं, लेकिन कंटेंट चेंज होने से बहुत सारी चेंजेस आ गई हैं। लेकिन इस तरह के जो लिंक्स आपने एक्सटर्नल साइट्स पे बनाए होंगे ये बाद में तब्दील नहीं होंगे, ये साथ साथ कैरी ऑन करते रहेंगे अनटिल कि आपकी रेटिंग गिरे ना, अनटिल कि आपकी वेबसाइट डाउन ना हो। अगर आपकी वेबसाइट कुछ टाइम के लिए डाउन हो गई और इधर से किसी को लिंक मिला और वो आपकी वेबसाइट पर गया तो ना आया, तो फिर इसका नेगेटिव इफेक्ट आएगा, ठीक है। वेबसाइट डाउन नहीं होनी चाहिए आपकी। जी देखिए आते जा रहे हैं ना और लिंक्स। ये भी हम सिर्फ लोकल की बात कर रहे हैं, ठीक है। इस तरह करके हमने मुख्तलिफ तरीकों से लोकल लिस्टिंग की साइट्स को देखना है। अभी हम उसमें नहीं गए, लिंक बिल्डिंग वाली साइट में नहीं गए, ये भी एक टेक्निक हमने पढ़ी है। जो दूसरी वेबसाइट आपको मैं बता रहा था वो किस कैटेगरी की थी, कैटेगरीज वाली वेबसाइट,
जिन वेबसाइट्स में कैटेगरीज बनी होती हैं कि भाई अगर आप लोग अपना लिंक ऐड करना चाहते हो रियल स्टेट का, तो इस वेबसाइट पे आकर रियल स्टेट की कैटेगरी में जाकर लिंक ऐड करो। अगर आप अपना एजुकेशन का करना चाहते हो तो इस वेबसाइट पर आओ और इसकी एजुकेशन में जाकर अपना लिंक ऐड करो। वो कैटेगरी वाइज वेबसाइट्स होती हैं, वो उनको भी हमने देखना है कि वो कौन कौन सी वेबसाइट्स हैं जो अच्छी डोमेन अथॉरिटी वाली वेबसाइट्स हैं, वो बाद में देखेंगे। ठीक है, सो ये हमने आज एक टॉपिक थोड़ा सा टच किया है।